हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो क्लास 9th लेसन नंबर 1 क्या है? मैटर अराउंड अस। तो इससे पहले कि हम वीडियो से शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा था। अब सिलेबस बहुत कम हो चुका है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम सिलेबस है। मूल कंसेप्ट तीसरे चैप्टर में पहले हुआ करता था, अब मूल कंसेप्ट तीसरे चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो सिमिलरली हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा सिलेबस कम हुआ है, एक्सेप्ट 4th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें से ज्यादा सिलेबस डिलीट नहीं हुआ, लेकिन बाकी पहले के जो 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, और तीसरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनमें से कुछ सिलेबस कम हुआ है। तो ये अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से वीडियो बन रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए, लेसन का नाम मैटर अराउंड अस। तो पहले मैटर की डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं, फिर मैटर की अवस्था तो हमें पता ही है जनरली कितनी रहती है। ऑलरेडी डायग्राम आपको दिख रही है बोर्ड पर। मैटर की बेसिकली 3 अवस्था। बेसिकली वैसे तो मैटर की 22 स्टेट्स है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 22 स्टेट्स एग्जिस्ट करती, हो सकता है फ्यूचर में और स्टेट्स डिस्कवर हो जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। इज कॉल्ड एज मैटर। किसको बोलेंगे हम मैटर? जिसका कुछ तो भी वजन है और जिसको रखने के लिए कुछ तो भी जगह चाहिए। मास बोले तो वजन। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर की बेसिकली 3 अवस्था ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। जब सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके बीच की जगह थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी खाली जगह यहां पर बढ़ जाती है। और लिक्विड से जब वो गैस की अवस्था में जाते हैं तो उनके बीच की खाली जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। सॉलिड्स हैव fixed shape and fixed volume। सॉलिड्स में जनरली उनका आकार फिक्स होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा, जिसमें मिलाया उसके जैसा। राइट? तो पानी का या फिर किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसका आकार फिक्स्ड नहीं है। हम 1 लीटर पानी को बोतल में भी रख सकते हैं, हम 1 लीटर पानी को किसी दूसरे कंटेनर में भी रख सकते हैं। द शेप ऑफ द कंटेनर इज नथिंग बट द शेप ऑफ द लिक्विड। जिस बर्तन में हमने पानी रखा है, पानी का आकार उस बर्तन के जैसा रहेगा। गैसेस में नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस में इनका आकार, शेप फिक्स नहीं है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। सॉलिड में शेप और वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। और गैसेस में शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। आप जिस भी रूम में अभी बैठे होंगे, जितनी गैस उस रूम में है, राइट, उतनी गैस को हम
एक लोहे के बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है, आपके स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली ये पॉइंट्स एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। फिर दो चीजें हैं जो मैटर की अवस्था तय करती है कि मैटर सॉलिड अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा या गैस की अवस्था में रहेगा। पहला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ भी लिखते हैं। आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर ये टेबल कंप्लीट होता है, ये वाला, इसलिए इसको मैं ऐसे साथ में लिखता हूं। पहला फैक्टर आईएमएफ, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में के ही लिखते हैं। इसको थर्मल एनर्जी भी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। तो दोनों की आपस में रेस लगती है, मतलब दोनों खुद का वर्चस्व ज्यादा बताना चाहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चीजों को नजदीक रखने की कोशिश करता है, पार्टिकल्स को नजदीक रखने की कोशिश करता है, और काइनेटिक एनर्जी चीजों को यहां वहां घुमाने की कोशिश करती है। क्या कहा मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ट्राइज टू कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड टुगेदर एंड काइनेटिक एनर्जी ट्राइज टू कीप द मॉलिक्यूल्स इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। आईएमएफ चीजों को आपस में बांध के रखने की कोशिश करते हैं, एक जगह पर फिक्स रखने की कोशिश करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला अंदर नहीं जा सकता, वहां से बाहर भी नहीं आ सकता, उसकी पोजीशन फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चीजों को नजदीक रखने की कोशिश करते हैं, काइनेटिक एनर्जी चीजों को यहां वहां घुमाने की कोशिश करती है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जो फोर्सेस ज्यादा वो मैटर की अवस्था तय करते हैं। जैसे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 कम। सॉलिड्स में आईएमएफ ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम। आईएमएफ ज्यादा है इसीलिए मैटर की अवस्था सॉलिड है। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आईएमएफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए मैटर की अवस्था गैस। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड अवस्था में भी चीजों को नजदीक बांध के रखने की कोशिश करता है, काइनेटिक एनर्जी चीजों को यहां वहां घुमाने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, ये पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता और अंदर नहीं जा सकता, उसकी पोजीशन फिक्स है। लेकिन लिक्विड में क्या है? वॉल्यूम फिक्स है, तो जो उसका वॉल्यूम है लिक्विड का वो वहां पे अंदर के अंदर पार्टिकल्स अपनी जगह बदल सकते हैं। ये वाला पार्टिकल अपनी जगह बदल के यहां जा सकता है, यहां इधर कहीं भी बीच में, इनके बीच में कहीं पर भी जा सकता है। हाँ, लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकता है छोड़ के ना जाए, लिक्विड छोड़ के गैस की अवस्था में ना जाए, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है, लेकिन आपस में पार्टिकल्स अपनी जगह बदल सकते हैं लिक्विड अवस्था में। और गैसेस में पार्टिकल्स की पोजीशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जो पार्टिकल गैस का अभी कुछ सेकंड पहले यहां पर था, अब वो रूम में कहां पर है आप नहीं बता सकते। गैसेस में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम। गैसेस में पार्टिकल्स की पोजीशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती। लिक्विड में भी पोजीशन फिक्स नहीं होती, लेकिन आपस में घूमते रहते हैं। गैसेस में बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती। ठीक,
ये हो गया, इसको सेव करेंगे, फिर हम मैटर के कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में लिखो। हो गया? चलो यहां देखो, सॉलिड में आईएमएफ ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आईएमएफ कम, और लिक्विड में आईएमएफ और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। तो अगर हमको सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन करना होगा और लिक्विड का गैस में कन्वर्जन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना होगा। अगर सॉलिड का कन्वर्जन हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है सॉलिड को, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बनेगा सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो लिक्विड का बनेगा गैस। ऑन दी अदर हैंड, अगर गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस का बनेगा लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे लिक्विड का बन जाएगा सॉलिड। तो यहां देखिए, अब मैंने आपको बताया सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा? सॉलिड का कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड का भी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा गैस में। अब उल्टा आइए, गैस का कन्वर्जन करना है लिक्विड में तो टेम्परेचर हमें करना होगा कम, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑन दी अदर हैंड, अगर लिक्विड का भी हम तापमान अगर कम करते हैं तो वो बन जाएगा सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे वाटर। यहां पर वाटर, अगर वाटर को, पानी को हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो क्या बन जाता है? वाटर का बन जाता है आइस। अब आइस को फ्रीजर में से बाहर निकालो तो फ्रीजर का टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए तो ठंडा लगता है ना, टेम्परेचर कम मतलब ठंडा लगता है। आइस था फ्रीजर में, उसको बाहर निकालो, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर ज्यादा है समझ लो, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं वाटर। फिर उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, उसी पानी को अगर हम निकाल देते हैं, आइस पहले आइस था, फिर वाटर बना, फिर उसको हमने दूसरे कंटेनर में लिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड अवस्था से वेपर की अवस्था में चला जाएगा, लिक्विड अवस्था से गैस की अवस्था में चला जाएगा। ये हो गया। अब ढेर सारी चीजें सॉलिड अवस्था में रहती है, लिक्विड अवस्था में रहती है और गैस की अवस्था में रहती है। आपके सामने मैंने ऑलरेडी यहां पर 3 कंटेनर्स ड्रॉ करके रखे हुए, रफ डायग्राम। एक कंटेनर में हमने पेट्रोल लिया है, एक में हमने वाटर लिया है और एक में हमने कुकिंग ऑयल लिया है। तो 3 कटोरी लेंगे, तीनों में ये अलग अलग चीजें लेंगे। सबसे पहले लिक्विड अवस्था छोड़कर गैस की अवस्था में कौन चला जाएगा? पेट्रोल। 2 मिनट के अंदर पेट्रोल उड़ जाएगा वहां से। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में, मोर काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसके पार्टिकल्स जल्दी लिक्विड अवस्था छोड़कर गैस की अवस्था में भाग जाएंगे। ये 5 मिनट में उड़ जाएगा, 5 मिनट के पहले ही। पानी को हो सकता है 10-15 दिन लग जाए। ओके, लेस काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोर आईएमएफ। यहां पर मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस आईएमएफ। ये 2 मिनट में उड़ जाएगा, ये 10-15 दिन में उड़ जाएगा, कटोरी में से पूरा पानी खत्म हो जाएगा। और कुकिंग ऑयल को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, या फिर अगर उसका टेम्परेचर कम रहे, रूम टेम्परेचर पे रहे, तो हो सकता है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी इवेपोरेट ना हो, उल्टा आजू बाजू में जो हवा में जो कचरा रहता है वो भी जाके वहां पर बैठ जाएगा और ऑयल के पार्टिकल्स को चिपक जाएगा, क्योंकि ऑयल स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है। हमने कुकिंग ऑयल लिया है, यहां पर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी और मोर आईएमएफ।
राइट। यहां देखो, सबसे पहले ये उड़ेगा इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आईएमएफ कम। उसके बाद में ये उड़ेगा तो इसके कंपैरिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, इसके कंपैरिजन में आईएमएफ ज्यादा। और कुकिंग ऑयल में इन दोनों के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी कम और इन दोनों के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, चलो तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मोर टेम्परेचर means more kinetic energy and hence less IMF। टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इसका मतलब आईएमएफ हो जाएंगे कम। फिर लेस टेम्परेचर means less kinetic energy and hence more IMF। टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब आईएमएफ कम। टेम्परेचर कम मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम मतलब ऑटोमेटिकली आईएमएफ ज्यादा। तो अब यहां पर हमने कंपैरिजन में तीनों लिक्विड ही लिए, तो ढेर सारे लिक्विड्स में हर किसी में आईएमएफ का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा, मतलब उनकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। किसी में सभी लिक्विड लेंगे, सभी में आईएमएफ अलग अलग रहेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा। ज्यादा वालों को भी कंपेयर किए तो किसी के बहुत ज्यादा, किसी के ज्यादा, किसी के बहुत ज्यादा। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी सभी लिक्विड्स की डिफर करेगी। तो हम सॉलिड का कंपैरिजन सॉलिड के साथ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक रबर बैंड लेंगे और एक पत्थर लेंगे, किसमें ज्यादा आईएमएफ रहेंगे? पत्थर में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो आसानी से टूट नहीं सकता। हम पत्थर का आकार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम रबर बैंड को खींच सकते। क्यों? वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कमजोर है। किसके कंपैरिजन में? पत्थर के कंपैरिजन में। तो इसको सेव करो, फिर हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मैटर का इंटरकन्वर्जन अगर होता है तो उन प्रोसेसेस को क्या नाम दिया जाता है। सेव करो। हो गया? चलो अब हम देखेंगे मैटर के इंटरकन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन, या फिर उसे कहा जाता है मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, जो सॉलिड चीजें थी उनका लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, प्रोसेस का नाम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, इट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। बहुत लोग यहां पर इवेपोरेशन लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, वेपराइजेशन लिखना है, क्योंकि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस है, और वो क्या है वो अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग या फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। अब उल्टाओ, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर इसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। एनसीईआरटी में सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है, लेकिन जनरली फ्रीजिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है। सॉलिड पहले लिक्विड में नहीं आता, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो जो डांबर गोली आती है, नैप्थेलिन बॉल्स, ये कपड़ों की स्मेल ना, इसीलिए बहुत लोग उसको अलमारी में वगैरह रखते हैं, राइट। तो वो एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। द कन्वर्जन ऑफ गैस
डायरेक्टली इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। व्हाट इज डिपोजिशन? द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गैस CO2 गैस की अवस्था से डायरेक्ट सॉलिड की अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर कम करना पड़ता है। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस की अवस्था के कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर बढ़ाओ तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। एग्जांपल ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। ओके, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स जो हमें पढ़नी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कम से कम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड का कन्वर्जन होता है लिक्विड में, जैसे अगर 0 डिग्री के बाद में आइस का क्या बन जाएगा? लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज 0 डिग्री के बाद में मेल्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट 0 डिग्री से 25 डिग्री पर लाएंगे तो वो तो मेल्ट होनी ही होनी है। तो 25 डिग्री को हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, 0 डिग्री के जस्ट बाद, मतलब 0 डिग्री के बाद वाला टेम्परेचर जो भी रहेगा पॉइंट में, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर at which solid gets converted to liquid, that temperature is called, the minimum temperature at which solid gets converted to liquid is called melting point ऑफ दैट सब्सटेंस, क्योंकि हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है तो 660 डिग्री सेल्सियस पे, 660 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम पिघल जाता है, सॉलिड एल्यूमिनियम का बन जाता है लिक्विड एल्यूमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पे। फिर बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, क्या हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। अब यहां पे मैंने मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज का इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का कन्वर्जन हो जाता है गैस में, मतलब लिक्विड वाटर का कन्वर्जन होगा वाटर वेपर में। तो अगर 100 डिग्री पे पानी गर्म हो रहा है तो क्या 80 डिग्री पे गर्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। 100 के पहले का टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पकड़ लो 100 के पहले का, 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर उसका क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर उसका प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये पॉइंट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली किसे कहना। 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी के लिए ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स गैस, मैक्सिमम टेम्परेचर। एग्जैक्टली क्या होता है, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे बैलेंस करता है, अब 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो यहां पर सिंपल डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच temperature at which liquid becomes gas. The maximum temperature at which liquid becomes gas is called
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगली स्लाइड में हम देखेंगे टेम्परेचर स्केल क्या होती है और डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसको सेव करो, फिर टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन देखते हैं। एक सेकेंड, लिक्विड बिकम्स गैस, ये गैस लिखना मैं भूल गया था। बॉइलिंग पॉइंट, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स गैस। हो गया, चलो अब देखेंगे हम टेम्परेचर स्केल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है? आइस। आइस क्या है? सॉलिड अवस्था में। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड अवस्था में रहता है, उसको हम वाटर ही बोलते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाता है वाटर वेपर। तो ये 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है ये वाटर की लिक्विड रेंज है। 0 डिग्री पे वो सॉलिड बन जाता है, 100 डिग्री पे वाटर गैस बन जाता है, और गैसियस अवस्था के वाटर को हम बोलते हैं वाटर वेपर या सिंपली वेपर। तो -38 या -39 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 0 डिग्री से कम, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड मर्क्यूरी। हमें पता है मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी लिक्विड रहता है, लेकिन -38-39 डिग्री सेल्सियस पे वो भी क्या बन जाता है? सॉलिड। तो हो सकता है -50 डिग्री पे कोई और लिक्विड सॉलिड बन जाए, -100 डिग्री सेल्सियस पे कोई और लिक्विड सॉलिड बन जाए। ओके, तो कितना टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं? तो यूनिवर्स में, मार्क माय वर्ड्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री बढ़ा या 0 डिग्री बढ़ा? 0 डिग्री बड़ा टेम्परेचर है, -50 डिग्री कम टेम्परेचर। -100 डिग्री बढ़ा या -50 डिग्री बढ़ा? -50 डिग्री बड़ा नंबर है कंपेयर टू दैट ऑफ -100, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू। क्या कहा मैंने? माइनस में जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू। तो -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इससे कम तापमान ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको डायरेक्टली 273 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोला जाता है 0 केल्विन। बहुत लोग 0 डिग्री केल्विन लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट उसको लिखा जाता है केल्विन। जो भी टेम्परेचर रहेगा केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये हो गया। तो क्या यूनिवर्स में एब्सोल्यूट हॉट टेम्परेचर भी रह सकता है? मिनिमम टेम्परेचर अगर ये, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है? तो ऐसा माना जाता है, हो सकता है अभी रिसर्च में उससे भी ज्यादा टेम्परेचर आ गया होगा। ये रहता है 141 इंटू 10⁻30 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब 141 के ऊपर हमको 30 जीरो लगाने पड़ेंगे, 30 जीरो लगाने पड़ेंगे,
उतना ज्यादा टेम्परेचर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है ऐसा माना जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1.41 इंटू 10⁻32 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया 50 डिग्री या 55-60 डिग्री, 50 डिग्री के ऊपर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो मर सकते हैं अगर उतना टेम्परेचर ज्यादा। एक हेल्दी व्यक्ति भी अगर है तो भी 55-60 डिग्री में वो भी हो सकता है उसकी भी डेथ हो जाए। तो कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो 273 प्लस 25, 273 में 25 ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो 273 में 50 ऐड कर दो, उतना केल्विन करो ऐड, ये हो जाएगा 323 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो 273 प्लस 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। अब यहां पे हमने 4 एग्जाम्पल देखे, आप अपने मन से ढेर सारे एग्जाम्पल खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज लिखी वो सभी की सभी प्लस में है, तो माइनस वालों को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। -25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो यहां पर हम करेंगे 273 प्लस -25। अब यह प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, तो 273 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 248 केल्विन। जब प्लस डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रहता है, +25, +27, +50, +100, तो हम क्या करते हैं? 273 में वो वैल्यू ऐड कर देते हैं। माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? 273 में से माइनस करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल, माइनस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना केल्विन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन। क्या करेंगे? 273 प्लस -100, क्या आ जाएगा ये? 273 माइनस 100, प्लस माइनस माइनस, आंसर 173 केल्विन, राइट। चलो यहां तक इतने ही एग्जाम्पल लेंगे, और 1-2 एग्जाम्पल अगली स्लाइड में बताता हूं। चलिए इसको सेव करो प्लीज। हो गया। चलो 1-2 और एग्जांपल लेंगे जहां पे डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। -150 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। 273 प्लस -150 कितना हो जाएगा? 273 माइनस 150, आंसर आ जाएगा 123 केल्विन। 123 केल्विन। ये एक -273 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, कैसे सॉल्व करेंगे? 273 प्लस -273 इज इक्वल टू 273 माइनस 273, क्या आ जाएगा? 0 केल्विन। तो -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन।
और -273 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो -1 केल्विन एग्जिस्ट कर सकता है क्या, -2 केल्विन जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यूनिवर्स का है उसी को हम बोलते हैं 0 केल्विन। तो -1 केल्विन -2 केल्विन एग्जिस्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। -1 केल्विन डज नॉट एग्जिस्ट, -2 केल्विन टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट, -3 केल्विन टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट। अब कन्वर्जन ऑफ केल्विन स्केल टू डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल 773 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, कैसे पता करेंगे अब इसको, 773 माइनस कर देंगे 273 से, आंसर आ जाएगा यहां पर 500 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना रहता तो 273 प्लस वो वाली वैल्यू कर देते हैं, और जब केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो उस केल्विन वैल्यू को हम उस केल्विन वैल्यू से 273 को माइनस कर देते हैं। एक और एग्जांपल, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, 1208 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, करो सॉल्व। 1208 माइनस क्या करेंगे हम 273, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, 935, राइट। 1208 केल्विन माइनस 273, ये आ जाएगा 935 डिग्री सेल्सियस, राइट। चलो, तो यहां पर आप ऐसे केल्विन लीजिए जिनका डिग्री सेल्सियस की वैल्यू माइनस में आती है, तो ये आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है शुरुआत में, लेकिन आ जाएगा। दोबारा होमवर्क सुनो, ऐसा केल्विन टेम्परेचर लो जिसका डिग्री सेल्सियस सॉल्व करने के बाद में काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, उसकी डेफिनेशन, और वीडियो खत्म कर देंगे। सेव करो इसको प्लीज, सभी एग्जांपल्स नोटबुक में लिखो, अपने मन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। हो गया, यहां देखो, अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो, डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, दोनों में लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी होगी। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है तो 90 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या गर्म नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ढेर सारे अमाउंट में लिक्विड अवस्था से गैस की अवस्था में भाग जाएगा। ये अगर लिक्विड है तो गैस की अवस्था में भाग जाएगा, कौन, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। 90 डिग्री सेल्सियस पे कम वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था से गैस की अवस्था में जाएंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो रहा है तो प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, और बॉइलिंग पॉइंट के पहले वाला टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के पहले टेम्परेचर पे अगर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, 50 डिग्री पे भी पानी इवेपोरेट होता है, 60 डिग्री पे भी पानी इवेपोरेट होता है, 70 डिग्री पे भी पानी इवेपोरेट होगा, 80 डिग्री पे भी पानी इवेपोरेट होगा, 90 डिग्री पर भी पानी इवेपोरेट होगा, 99 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी इवेपोरेट होगा। वेपराइजेशन की प्रोसेस नहीं बोलेंगे। तो यहां देखो,
अब इवेपोरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जब हम समझते हैं तो गीले कपड़ों का सूखना। कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी जाता है, कपड़ों में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर कपड़ों को निचोड़ा जाता है पानी निकालने के लिए, एक्सेस वाटर रिमूव करने के लिए, और फिर उसको झटक के सूखने के लिए रख देते हैं। अब उसको कोई 100 डिग्री पे गर्म कर रहा है क्या? कपड़ों को हम किसी बर्तन में डाल के 100 डिग्री तक गर्म करते हैं क्या? नहीं करते। उसके बावजूद भी कपड़े सूख जाते हैं। तो वहां गीले कपड़ों में से पानी गया कहां पर? तो दो तरीके से जाता है। शुरुआत में जब पानी ज्यादा रहता है गीले कपड़ों में तो पानी नीचे टप टप उसके नीचे बूंदे गिरती है पानी की, और बाकी बचा हुआ पानी गैसियस अवस्था में इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन का बेस्ट एग्जांपल है गीले कपड़ों का सूखना। तो डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। एक और एग्जांपल अगर हम इवेपोरेशन का ले, समर सीजन में आप देखना, समर सीजन में जो नदियां रहती है, तालाब रहते हैं, वहां का पानी का लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड अवस्था का पानी गैस की अवस्था में चला गया। अब किसी ने 100 डिग्री सेल्सियस पे उस पानी को जमीन के नीचे से गर्म किया है क्या? नहीं, क्योंकि अगर 100 डिग्री का टेम्परेचर जमीन के नीचे से, तो हम तो जमीन पे पाँव नहीं रख पाएंगे फिर तालाब के बाजू में। ऐसा होता है क्या? नहीं। वो भी इवेपोरेशन का ही फिनोमेना है। तो देखो वेपराइजेशन की डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट is called vaporization. ओके, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पहले कोई भी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड to gas at any temperature below its boiling point is called evaporation. What is the difference between vaporization and evaporation? बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट के पहले कोई भी टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, उस टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। यहां पर यह वीडियो 100% कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इवेपोरेशन की प्रोसेस से कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है और कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स कम ज्यादा, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस कम ज्यादा। अगले वीडियो में यह चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको सेव करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।